बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने स्टार्ट करना था शेबिशेव इनइक्वालिटी से। इससे पहले हम एक्सपेक्टेशंस फॉर कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल और डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स और बाइवेरिएट वेरिएबल्स के लिए एक्सपेक्टेड वैल्यूज फाइंड करना सीख चुके थे और एक्सपेक्टेशंस और वेरिएंसेस की प्रॉपर्टीज वो भी डिस्कस कर चुके थे लास्ट लेक्चर में। आज हमारा टॉपिक है शेबिशेव इनइक्वालिटी। अगर हमारे पास मीन और वेरिएंस गिवन हो और हम फाइंड करना चाहें कि एक रैंडम वेरिएबल x जो है उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो म्यू प्लस माइनस के सिग्मा इस इंटरवल के अंदर फॉल करे। उसके लिए शेबिशेव ने एक इनइक्वालिटी जो है वो बनाई। उसमें हम k की वैल्यू पुट करते हैं और हमें पता चल जाता है कि इतने परसेंट वैल्यू जो है एक रैंडम वेरिएबल म्यू प्लस माइनस के जो होगा कोई भी नंबर्स होगा और ये नंबर के जो है एक नहीं होगा, एक से बड़े के लिए ये देगा। म्यू प्लस माइनस 2 सिग्मा से नेक्स्ट आगे ये वैल्यूज देगा। तो के हमारे पास इसमें 2 से स्टार्ट होगा, 2, 3 एंड सो ऑन। और इक्वलिटी हमारे पास क्या बनेगी, 1/1 बाय के का स्क्वायर। के की वैल्यू हम पुट करेंगे तो हम कहेंगे इतने परसेंट वैल्यू जो है वो म्यू प्लस माइनस के सिग्मा इसके अंदर फॉल करेंगी। अब अगर हम इस पे के की जगह पे 2 पुट करके देखते हैं इस इनइक्वालिटी के अंदर, तो क्या बनेगा 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर। ये क्या होगा 1 माइनस 1/4। ये हमारे पास बन जाएगा 4 माइनस 3/4, तो 3/4। 3/4 मतलब ये 0.75 आ जाएगा। इट मीन्स के 75% वैल्यू जो है वो म्यू प्लस माइनस 2 सिग्मा इसके अंदर फॉल करेंगी। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि 0.75 प्रोबेबिलिटी होगी x जो हमारा रैंडम वेरिएबल है उसके इस इंटरवल के अंदर फॉल होने की। अगर हम इसकी जगह पे 3 पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 1 माइनस 1/9। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 9 माइनस 1 8/9 हो जाएगा। तो 8/9 इसको पॉइंट्स में आप कन्वर्ट कर लें, जो भी वैल्यू आएगी कि उतने परसेंट वैल्यूज हमारा म्यू प्लस माइनस 3 सिग्मा इसके अंदर फॉल करेंगी। अब आप लोगों को यह भी पता होगा कि हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जब पढ़ते हैं तो वहां पे हम म्यू प्लस माइनस 1 सिग्मा, म्यू प्लस माइनस 2 सिग्मा और म्यू प्लस माइनस 3 सिग्मा वहां पे भी हम पढ़ते हैं। उसके लिए जरूरी है कि डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल होनी चाहिए, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो उस वक्त म्यू प्लस माइनस 1 सिग्मा जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में होता है वो हमारे पास 68% वैल्यूज इसके अंदर फॉल करती हैं, और म्यू प्लस माइनस 2 सिग्मा के अंदर हमारे पास 95 पॉइंट समथिंग है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, 95% वैल्यू जो है म्यू प्लस माइनस 2 सिग्मा के अंदर फॉल करती हैं। और म्यू प्लस माइनस 3 सिग्मा के अंदर उसमें अगर हम देखते हैं तो वो 99.73% वैल्यूज
3 सिग्मा में क्या था, 99.73% वैल्यूज फॉल करती हैं अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगी। और इसके लिए हमारे पास शर्त नहीं है कि डिस्ट्रीब्यूशन आपकी कौन सी हो, नॉर्मल हो या जो भी हो, ये एक जनरल हमारे पास इनइक्वालिटी है, शेबिशेव इनइक्वालिटी। तो एमसीक्यूज इसका इस तरह बन सकता है कि शेबिशेव इनइक्वालिटी के अंदर अगर म्यू प्लस माइनस 2 सिग्मा हो तो वो पूछ सकता है कि कितने परसेंट वैल्यूज आती हैं, या म्यू प्लस माइनस 3 सिग्मा के अंदर कितनी वैल्यूज आती हैं। लेकिन इसमें हमारे पास म्यू प्लस माइनस 1 सिग्मा नहीं आ सकेगा। अब उसकी रीजन क्या है कि 1 सिग्मा क्यों नहीं आएगा। इसके अगर हम फार्मूला पर गौर करते हैं इनइक्वालिटी का, तो 1/1 k का स्क्वायर है। अगर k की जगह पे हम यहां पर 1 पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1/1, ये 1/1 1 ही आ जाएगा, तो इसको 0 कर देगा। तो इसलिए ये इसके लिए वैलिड नहीं है कि k इज इक्वल टू 1 के लिए ये वैलिड नहीं है। इसलिए उसने लिमिट रख दी है k जो है ग्रेटर देन 1 होगा। ये बाकी इसके प्रूफ वगैरह किए गए हैं, इसको सॉल्व करने का मेथड वगैरह तो आप लोगों ने देखना। ये रशियन मैथमेटिशियन था शेबिशेव, उसने ये रूल जो है बनाया था। उसके बाद है हमारे पास मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। अब मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ये डिनोट किया जाता है m नॉट t के साथ, और ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x अबाउट द ओरिजिन इफ x एग्जिस्ट इज डिफाइंड एज द एक्सपेक्टेड वैल्यू। हमने इससे पहले एक्सपेक्टेड वैल्यू पढ़ा है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू को हम किसी भी रैंडम वेरिएबल्स की अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करना हो तो उसको कैसे करते हैं। वो एक्सपेक्टेड वैल्यू का हमारे पास एक जनरल फार्मूला होता है कि किसी भी, फॉर एग्जांपल अगर x की एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू ये होगा सम ऑफ x और साथ उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ x। अब जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू होता है e की पावर tx, e की पावर tx। तो इट मींस कि अगर इस पे इसको अप्लाई करें तो ये होगा समेशन, जिस भी वेरिएबल की आप एक्सपेक्टेशन लगा निकाल रहे होते हैं उसको आप यहां पर लिखते हैं और साथ उसकी प्रोबेबिलिटी लिख देते हैं। प्रोबेबिलिटी को हम p ऑफ x लिखते हैं या फिर आप उसको f ऑफ x लिख सकते हैं। तो इसके अंदर जो हमारे पास t है ये एक रियल वेरिएबल होता है जो नेबरहुड ऑफ 0 यानी 0 के करीब तरीन होता है, कोई रियल वेरिएबल होता है, और x हमारे पास एक रैंडम वेरिएबल है। इसका ये आगे प्रूफ किया गया है। और आगे इसकी एक प्रॉपर्टी है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन की कि अगर सम ऑफ टू वेरिएबल्स का इकट्ठा हम मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन लें तो वो इक्वल टू होगा इंडिविजुअल्स मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन के सम के। अगर हमारे पास दो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है, e की पावर tx है और दूसरा हमारे पास e की पावर ty सपोज है, इनका सम है, सॉरी e की पावर t, और यहां पे वेरिएबल होता है हमारे पास, और अगर e की पावर t x प्लस y होगा इट्स मींस हाँ ऊपर ही आएगी उसकी वैल्यू, e की पावर t x प्लस
यहाँ पे ये आएगी y। अगर ये हमारे पास e की पावर टी एक्स प्लस वाई हो तो ये इक्वल टू होगा e की पावर टी एक्स और प्लस e की पावर टी वाई। ये इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर इकट्ठा उनका हमारे पास दो वेरिएबल्स का इकट्ठा मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है तो ये इक्वल टू होगा उनका सेपरेट सेपरेट मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन के प्लस करके। और प्रोडक्ट है तो इनका प्रोडक्ट आ जाएगा, सॉरी ये प्रॉपर्टी है ना e की पावर ई टी एक्स प्लस वाई और ये इक्वल टू होगा इनके प्रोडक्ट के e की पावर टी एक्स, सॉरी ये मुझसे गलती हो गई है, इसमें e की पावर टी एक्स इनका इंडिविजुअली प्रोडक्ट के इक्वल होगा e की पावर टी एक्स और e की पावर टी वाई। ये इस चीज को आप ध्यान में रखना। यहां पर जब हमारे पास एक्सपेक्टेशन e की पावर टी एक्स प्लस वाई आ रहा है तो इनका जब इंडिविजुअल होगा तो वो प्रोडक्ट में आ जाएगा। ये वो प्रॉपर्टी इसकी आ रही है कि हमारे पास जो पावर्स में वैल्यूज आ रही होती हैं प्लस हो रही होती हैं उनको जब हम इंडिविजुअल लिखते हैं तो वो एक्चुअली उनके प्रोडक्ट होते हैं। जैसे अगर हमारे पास x का स्क्वायर हो या यूं हो x के 2 + 2 तो इसको हम लिख सकते हैं x का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x का स्क्वायर। तो ये वाली प्रॉपर्टी के तहत वो प्रॉपर्टी उन्होंने बनाई है। उसके बाद हमारे पास कम्युलेंट जनरेटिंग फंक्शन आता है। द कम्युलेंट आर अ सेट ऑफ पैरामीटर्स ऑफ अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइंड बाय द फॉलोइंग आइडेंटिटी इन टी। ये इसका आप लोगों ने फार्मूला जो है कम्युलेंट जनरेटिंग फंक्शन, इसको याद करना है। ये क्या होता है, सम r1 टू इंफिनिटी के आर टी की पावर r ओवर r का फैक्टोरियल, और आगे इसको सिंप्लीफाई वो कर रहा है r0 टू इंफिनिटी और इस चीज को म्यू r मोमेंट्स में लेकर आ रहा है कि म्यू r टी की पावर r ओवर r फैक्टोरियल हो जाएगा। और इसमें k क्या चीज है, इज द आर्थ कम्युलेंट, के आर जो है आर्थ कम्युलेंट है। In other words, the cumulants are given by the coefficient of expansion of power series from the natural logarithms of the MGF। यानी MGF इसको सॉल्व जब वो कर रहा है तो नेचुरल लॉगरिथम लेकर उसको सॉल्व करता है। ऑफ रैंडम वेरिएबल प्रोवाइडेड सच एन एक्सपेंशन, ये उसकी एक्सपेंशन है। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपने ये चीज याद कर लेनी है, इसका फार्मूला और के आर किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आगे इसकी एक प्रॉपर्टी, हाँ ये प्रॉपर्टी इसकी देखें। द कम्युलेंट जनरेटिंग फंक्शन पोसेस अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दैट द CGF of the sum of numbers of independent variable is the sum of their cumulant generating function। जो हम उसमें कर रहे थे वो इसमें था कि अगर हमारे पास सम ऑफ नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स हो तो उसका जो कम्युलेंट जनरेटिंग फंक्शन होगा वो उनके इंडिविजुअल सम के इक्वल होगा। We differentiate the above relation r times with respect to t and then put t is equal to 0 to find the rth cumulant। rth cumulant अगर हमने फाइंड करना हो तो ये मेथड के साथ हम इसको फाइंड कर सकते हैं, ये आप लोगों को करने की जरूरत नहीं है। और ये रिलेशनशिप बिटवीन कम्युलेंट एंड मोमेंट्स उन्होंने बनाया है, ये सारा प्रूफ किया और ये नीचे उनके रिलेशनशिप है कि k1 इस चीज के इक्वल होगा μ1 फर्स्ट मोमेंट्स के, k2 μ2 माइनस μ1 ये μ2 के इक्वल होगा। ये आगे उसके हमारे पास रिलेशनशिप विद मोमेंट्स बनाया गया है।
ये उस फार्मूले के जो हमने पिछले चैप्टर्स में मोमेंट्स के फार्मूला पढ़े थे, ये कोफिशिएंट्स वगैरह ये सारे उसी तरह के हैं। उसके बाद हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शन आता है। अब आप लोगों ने सुना होगा कि कुछ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं कि उनका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन जो है एग्जिस्ट नहीं करता। जिनका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन एग्जिस्ट ना करता हो उसके लिए हम कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शन जो है वो निकालते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शन और मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन में फर्क फार्मूले में ये है कि इसके साथ सिर्फ योटा टी एक्स आ जाता है, उसमें सिर्फ टी एक्स था, बाकी सारा फॉर्मेट इसका सेम वही होगा। एक्सपेक्टेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल ई आई टी एक्स। अब योटा इसमें किस चीज के इक्वल होता है, ये -1 स्क्वायर रूट के इक्वल होता है, और एक्सपेक्ट ई की पावर आई टी एक्स इक्वल टू 1 आ जाता है। इसलिए ये हर डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगी, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शन ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा। ये एमसीक्यूज भी बन सकता है। बाकी ये इसका कोफिशिएंट मोमेंट के साथ बनता है आई टी उसकी पावर के ओवर के फैक्टोरियल, यानी ये जितने भी हमारे पास ये एक्सपेंशन है इसका जो कोफिशिएंट बनता है वो यहां से स्टार्ट करें आई टी की पावर स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल m2, यानी जितना हमारे पास m होगा μ2 होगा तो ऊपर स्क्वायर आएगा, μ3 होगा तो ऊपर क्यूब आएगा, μk होगा तो ऊपर k आएगा, और सेम उसी का नीचे फैक्टोरियल आएगा। तो यही वो चीज नीचे बता रहा है, द kth moments of x about the origin is the coefficient of I t k over k factorial. Application of these functions are given in the chapter. ये अगले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस के जब हम चैप्टर्स पढ़ेंगे तो उसके अंदर हर डिस्ट्रीब्यूशन का हमें ये फाइंड करना पड़ेगा, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन और कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन और कम्युलेंट्स, ये मजीद वहां पर क्लियर हो जाएगा। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ है। इसके एमसीक्यूज हम देख लेते हैं। सब लोग अपना अपने माइक ऑन कर लें और सब ने बताना है इसका ऑप्शन क्या आएगा। A random variable is also known as, कौन बताएगा? ये हमने स्टार्ट में ही चैप्टर के पढ़ा था कि रैंडम वेरिएबल जो है ये इसको चांस वेरिएबल भी कहते हैं, स्टोकास्टिक वेरिएबल भी कहते हैं और वेरिएट भी कहते हैं। तो इसका हमारे पास ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा। इसके बाद द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल x डिनोटेड बाय कैपिटल F ऑफ x इज डिफाइंड एज, तो ये हमने डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जब स्टार्ट किया था डिस्क्रीट के लिए तो वहां पे पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x लाइज लेस देन और इक्वल टू अ स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ x, तो इसका ऑप्शन ए ही आएगा। ग्रेटर देन नहीं था, ये लेस देन और इक्वल टू एक स्पेसिफिक वैल्यू तक प्रोबेबिलिटी देता है। उसके बाद हमारे पास डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में बी रिप्रेजेंटेड बाय a table, a mathematical function, a histogram or all of the above। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा कि मैथमेटिकल डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को हम टेबल की फॉर्म में कर सकते हैं और मैथमेटिकल फंक्शन में भी लिख सकते हैं और एक हिस्टोग्राम में भी इसको हम प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा। उसके बाद क्या है, अ कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट रिप्रेजेंटेड बाय अ टेबल, अ मैथमेटिकल फंक्शन, अ ग्राफ, अ डेंसिटी फंक्शन। ये कौन बताएगा? कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन को हम टेबल की फॉर्म में
या मैथमेटिकल फंक्शन में या ग्राफ की फॉर्म में या डेंसिटी फंक्शन में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। तो इसमें से कोई एक होगा जिसमें हम उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो ये होगा हमारे पास टेबल। मैथमेटिकल फंक्शन भी हो सकता है उसका, डेंसिटी फंक्शन भी हो सकता है, ग्राफ में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई थिंक टेबल में नहीं कर सकते, इसको कोई वेरीफाई कर ले। हाँ, टेबल में ही इसको हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। डिस्क्रीट को हम टेबल की फॉर्म में भी कर सकते हैं। बाकी ये तीनों ऑप्शन इसके आ सकते हैं, लेकिन ए ऑप्शन जो है इसमें हम इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते टेबल में। अगर x और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, देन वेरिएंस ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू, तो ये हमने पढ़ा था कि वेरिएंस, अगर ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इधर उन्होंने ये भी बता दिया है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, तो ये इक्वल टू होगा वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ y। अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल ना कहता तो फिर हमारे पास ये नीचे -2 कोवेरियंस ऑफ x व y भी ऑप्शन आ सकता था। तो वेरिएंस के लिए हमारे पास वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ y ये बन जाएगा, अगर यहाँ पे माइनस हो या प्लस हो, दोनों सूरतों में। ये बात याद रहे कि अगर यहाँ पे वर्ड इंडिपेंडेंट ना होता, इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स ना होते, तो फिर बी की बजाय सी ऑप्शन आना था, क्योंकि इंडिपेंडेंट वो नहीं होंगे तो कोवेरियंस की भी कोई ना कोई वैल्यू होगी, तो वो फिर ये नॉन जीरो होगा, तो ये -2 यहां पर उसकी वैल्यू साथ आएगी। 6 हमारे पास है, इफ x is a random variable and a and b are constants, then variance of ax plus b is equal to, तो ये क्या हो जाएगा, a स्टार्ट में आ जाएगा, a का स्क्वायर हो जाएगा और वेरिएबल पे वेरिएंस अप्लाई हो जाएगा, प्लस आगे अकेला कांस्टेंट है उस पर वेरिएंस नहीं अप्लाई होगा, तो वो वेरिएंस अप्लाई होगा भी तो उसको जीरो कर देगा, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x। तो इसमें देखें a का स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x पहला ही ऑप्शन है, तो ये a होगा इसका। उसके बाद है गिवन द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन फॉर अ रैंडम वेरिएबल x, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, तो इसमें आप स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला लगाकर इसको सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। फार्मूला के लिए आप x का एक्सपेक्टेशन ऑफ x का स्क्वायर और माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x होल का स्क्वायर कर दोगे तो ये आपके पास सॉल्व हो जाएगा। 8वां पॉइंट है, सपोज x हैज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बाय दिस, x गिवन है और f ऑफ x है, तो फाइंड द a। आपने क्या करना है, 2a प्लस 3a प्लस a प्लस 3a इज इक्वल टू 1, तो वहां पे इनको जब आप प्लस करोगे 2 3 5 6 और 9, ये टोटल 9a बन जाएंगे। 9a इज इक्वल टू 1/9 आ जाएगा, तो 1/9 आप देख लेना यहाँ पर किस के इक्वल आ रहा है, आई थिंक 0.111 ये वाला ऑप्शन होगा। उसके बाद if x and y are two random variable, then expectation of x plus y is equal to expectation of x plus y। एक्सपेक्टेशंस की जब हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी तो वहां पे पढ़ा था कि एक्सपेक्टेशन ऑफ x प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ y के इक्वल ये हो जाएगा, तो इसका भी ऑप्शन ए ही हमारे पास आएगा। उसके बाद if two discrete random variable x and y are independent, which of the following statement is not true। अगर हमारे पास टू डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हैं x एंड y और वो इंडिपेंडेंट हैं,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है ट्रू नहीं होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 4 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x 4 गिवन y इज इक्वल टू 2। जब इंडिपेंडेंट हैं तो ये दोनों आपस में इक्वल ही होंगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 4 गिवन जो भी हो वो x इज इक्वल टू 4 के इक्वल ही होगा जब वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये ऑप्शन ट्रू है, ये नहीं सिलेक्ट होगा। हमने नॉट ट्रू इसमें देखना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 2 और इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू 2। ये भी प्रॉपर्टी जो है ठीक होगी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ x एंड हो तो हम इंटरसेक्शन लगाते हैं और y हो तो ये इक्वल टू होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ x और प्रोबेबिलिटी ऑफ y। तो इस रूल के तहत ये ऑप्शन भी ट्रू है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 2 इक्वल टू नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 4 प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू 2। तो ये ऑप्शन हमारे पास रॉन्ग होगा, क्योंकि नॉट इक्वल टू आ रहा है, लेकिन जब इंडिपेंडेंट का जिक्र हो चुका है तो ये चीज इसके इक्वल ही होगी। और निचला ऑप्शन भी आपने जब तक सारे ऑप्शन नहीं पढ़ रहे तो आपने फाइनल डिसीजन नहीं लेना होता। हो सकता है कि उससे नेक्स्ट ऑप्शन उससे ज्यादा ट्रू हो तो आप फिर उसको जो है सिलेक्ट करते हैं। बाजुकात ये होता है कि आखिरी ऑप्शन में वो कह देता है कि बोथ ए और बी ट्रू, हो सकता है बी भी ट्रू और कोई और भी ट्रू हो। तो आपने ऑप्शन जब तक सारे नहीं पढ़ लेने, आपने फाइनल डिसीजन वहां पर नहीं लेना होता टिक करने के लिए। इस तरह काफी लोगों के एमसीक्यूज जो है गलत कर देते हैं। वो जब एक दो पढ़ते हैं उनको लगता है ये ठीक है, उस पे ही वो टिक का निशान लगा देते हैं। तो लास्ट ऑप्शन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2 गिवन। जब इंडिपेंडेंट है तो गिवन में जो मर्जी आ जाए वो इसके इक्वल ही होगा, तो ये भी ट्रू ही है। तो इसमें हमारा नॉट ट्रू ऑप्शन जो था वो सी था, तो सी हमारा सिलेक्ट होगा। ये हमारे पास चैप्टर एंड हो गया। तो कल आप लोगों का टेस्ट होगा चैप्टर नंबर 1 से लेकर 7 तक, लेकिन ज्यादा पोर्शन आपका चैप्टर नंबर 5 से लेकर 7 तक, इन 3 चैप्टर्स में से ज्यादा पोर्शन आएगा टेस्ट में, और बाकी जो चैप्टर्स हैं उनमें से भी कुछ क्वेश्चंस आएंगे। तो कल टेस्ट के लिए रेडी रहना सब लोग। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। उसके बाद फिर हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस का। है किसी का कोई क्वेश्चन या ओके? चलें ठीक है फिर, अल्लाह।